मैंने कितने दिन पहले तैयारी शुरू की थी और आज से यदि कोई शुरू करे तो उसको कितने उसके चांसेस हैं? देखिए, मैंने तैयारी अगस्त 2015 में पहली बार शुरू की थी। उससे पहले मैं कोई तैयारी के फ़ेज़ में नहीं था। मेरी तैयारी कोई ख़ास नहीं थी। 2010 का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद कुछ समय मैंने जो है सरकारी विभिन्न जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उनकी तैयारी की। जनवरी 13 में जब मैंने जॉइन किया जयपुर मेट्रो को, उसके बाद में मैं एज़ सच कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहा था। पहले की जो तैयारी थी बस वही तैयारी थी, जो 2-3 और मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास किए उस दौरान 2013 से 15 के बीच। पर जब मैंने अगस्त 15 में मैं इंस्टीट्यूट जॉइन किया, उससे उस समय मेरी आरएएस को लेकर एज़ सच कोई भी तैयारी नहीं थी। आप ज़ीरो मान सकते हैं, ज़ीरो से स्टार्टिंग थी। अगस्त 15 से लेकर और अगस्त 16 में जब प्रीलिम्स हुआ, तो वो 1 साल की मेरी ऑलमोस्ट तैयारी थी बस। उसके बाद तो चीज़ों का रिवीजन आप मान लीजिए, इस दौरान भी रिवीजन जो है वो कंटिन्यू चल रहा था। तो आप ये मान लीजिए कि आज से भी यदि आप तैयारी शुरू करते हैं, आज की डेट से भी, और आप कल तक ज़ीरो पर थे, तो ये बहुत सफिशिएंट, बहुत जो है वो आपके पास पर्याप्त समय है कि आप आराम से बहुत अच्छी रैंक ला सकते हैं। आप तो सिलेक्शन का पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। जेरार्ड बटलर की एक मूवी है 300, अगर आप में से किसी ने देखी है तो। उस मूवी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि न केवल युद्ध, बल्कि जीवन में किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, किसी भी परीक्षा को किसी परीक्षा के अच्छे परिणाम लाने के लिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि शांति काल में आपने कैसी पढ़ाई की है, शांति काल में आपने कैसी तैयारी की है। यदि युद्ध है तो आपकी तैयारी अस्त्र और शस्त्रों से होगी, यदि ये पढ़ाई की परीक्षा है तो आपकी तैयारी नोट्स, पेन और बुक से होगी। तो आप यूँ मान लीजिए कि आप एक विद्यार्थी हैं, तो आपका ये शांति काल है। शांति काल को मैं परिभाषित कर दूँ, डिफाइन कर दूँ, जब आपके सामने आपका गोल आपको फिजिकली दिखाई नहीं दे रहा है, व्हिच मीन्स इसका अर्थ ये है कि आपके सामने अब कोई डेट नहीं है अभी कि किस तिथि को प्रीलिम्स होगा, किस तिथि को मेंस होगा। वो डेट आपके सामने अभी तक नहीं है, तो ये शांति काल है। अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद तो बहुत अफरा तफरी मचने वाली है, बहुत तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो इस शांति काल का आप जितना अधिक लाभ उठाएंगे, उतना ही जो है आपको इसका लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थी के 5 गुणों के बारे में आपने काफी कुछ सुना और पढ़ा होगा। काग चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निंद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागम। और जो है इनमें से विद्यार्थियों में सामान्यतया गुण नहीं पाए जाते हैं। ना तो जो है वो काग चेष्टा हमारे में होती है, ना जो है बगुले जैसा ध्यान होता है, ना ही जो है वो कुत्ते जैसी नींद होती है, ना ही हम अल्पाहारी होते हैं और ना ही गृह त्याग होता है। वो एक समय विशेष था। ये प्राचीन समय का जो है दौर था जब ये श्लोक बना था, ये श्लोक का कंपोजिशन हुआ था। वर्तमान समय में अगर मैं आपको कहूँ तो विद्यार्थी के लिए सबसे ज़रूरी अगर कोई बात है तो वह सोशल मीडिया से दूरी। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अपना एक्टिव अकाउंट रखते हैं। मैं भी रखता हूँ, नो डाउट कि मैं सभी पे, ट्विटर पे भी मेरा अकाउंट है, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी है। पर आप और मैं, आपका जो पोजीशन है और मेरा जो पोजीशन है वो टेबल के दूसरी तरफ का है। आप टेबल के उस तरफ है, मैं टेबल के इस तरफ हूँ। आप जो आज चाह रहे हैं और जिस तरफ आना चाह रहे हैं, मैं उस तरफ ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ आपकी दुआओं से और इस पर ईश्वर की कृपा से। तो इसलिए आप इंश्योर करेंगे सोशल मीडिया से आप जितनी अधिक दूरी रखेंगे उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। यदि मैं इसका गणित आपको समझाऊं, मैथमेटिक्स इसकी समझाऊं, तो आप यूँ मान लीजिए कि एक दिन में मिनिमम 15 से 20 मिनट आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे गुजारते हैं, तो एक महीने का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 450 से 500 मिनट्स होते हैं। आप 1 साल का कैलकुलेट कर लीजिए। आप ये देखेंगे कि आप कितना समय व्यर्थ ही गुजार रहे हैं। क्योंकि एयरटेल का ऐड बड़ा अच्छा सा आता है, बात करने से बात बनती है। तो आप जो शुरुआत करते हैं एक मैसेज से और वो पता नहीं पूरा चैट चलती रहती है दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ जो दुनिया के विभिन्न गोलार्ध में बैठे हुए हैं। तो पर वो समय जो है आपका व्यर्थ ही हो रहा है, क्योंकि आपका उद्देश्य जो है उस उद्देश्य की पूर्ति उस माध्यम से कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दें, क्योंकि ये आपके काम के नहीं है। पढ़ाई पर आप अधिक से अधिक ध्यान दें। रही बात राइटिंग प्रैक्टिस की, तो मेरा पर्सपेक्टिव ये है, जो हो सकता है किसी दूसरे सफल व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से, दृष्टिकोण से अलग हो। मेरा मानना ये है कि भाई पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। आपने अगर चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लिया है, समझ लिया है, आपकी चीज़ें दिमाग में रह रही हैं, उसके बाद आप लिखने की प्रैक्टिस करें। सबसे पहले अगर आप सीधा राइटिंग प्रैक्टिस पे जाएंगे तो
आप कभी भी जो है उस अच्छे लेवल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप चीज़ों को याद करें। एक बार आपको सब्जेक्ट के लगभग 8-10 टॉपिक अच्छे से याद हो गए हैं, तो फिर आप पूरा क्वेश्चन जो पुराने पेपर्स आप आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, या टेस्ट सीरीज जब आपकी स्टार्ट कुछ बैचेज में जब यहाँ हो चुकी है, और आपके बैचेज में भी जल्द जिनमें हो गई है अच्छी बात, जिनमें नहीं उनमें जल्दी स्टार्ट होगी जब आपका टेस्ट आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो उन चीज़ों को आप उस समय लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। ऑल्दो वैसे भी लिख लिख कर कुछ विद्यार्थी याद करते हैं, तो वो एक अच्छी स्टाइल है, लिख लिख कर याद करना ही करना चाहिए। देखिए यूपीएससी और आरपीएससी में जो है वो बेसिक डिफरेंस ये है कि यूपीएससी में सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो अपने यहाँ नहीं है, साथ ही साथ वहाँ ऐसे का पेपर है जो यहाँ नहीं है। ऑप्शनल के 2 पेपर्स वहाँ होते हैं और ऐसे का पेपर होता है, एथिक्स और इंटीग्रिटी का वहाँ एक पेपर पूरा होता है। बाकी जीएस की यदि मैं बात करूँ तो जनरल स्टडीज ऑलमोस्ट बाई एंड लार्ज थोड़ा बहुत कोई फर्क हो सकता है, बाकी लगभग उतना ही है। हिस्ट्री यूपीएससी का और हिस्ट्री आरपीएससी का। राजस्थान को आप अगर छोड़ दें तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये इकोनॉमी, ये सब सेम है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप आरपीएससी के एग्जाम में भी अपियर हो सकते हैं, आरपीएससी की तैयारी करें तो आप यूपीएससी में अपियर हो सकते हैं। सिर्फ मैं जीएस की यहाँ बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि जो सब्जेक्ट आप अभी पढ़ रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को आपको साथ साथ करते जाना है। आप ये इंश्योर कर लीजिए कि कभी भी जो है आप अगर एक सब्जेक्ट को छोड़ते जाएंगे तो दूसरा सब्जेक्ट जो है वो आपको धोखा देगा हमेशा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट पूर्णतः वफादार नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट पूर्णतः धोखेबाज नहीं होता। वो आपकी जो है उस सब्जेक्ट के प्रति वफादारी बताती है कि वो सब्जेक्ट कैसा आपको साथ जो है वो भविष्य में बर्ताव करेगा। मैं अगर मेरा आपको उदाहरण दूं तो मैंने ज्योग्राफी को बहुत अच्छा समय दिया, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छा समय दिया, मैंने राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर, इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छा समय दिया। परंतु राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर, राजस्थान जो है इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पेपर 1 का फर्स्ट पार्ट है तो उसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, पर इंडियन ज्योग्राफी के पार्ट में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, कंसिडरेबली अच्छे मार्क्स हैं। तो इसलिए आप अपना जो है पसंद का सब्जेक्ट चुन लें। एक बहुत अच्छा सा मैंने फॉर्मूला डेवलप किया था मेरी तैयारी के समय में, जो आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। टोटल 800 नंबर का पेपर होता है, 200-200 नंबर के 4 पेपर्स होते हैं। आप सब इस चीज़ से भली बात ही परिचित हैं। आप अपनी पसंद का 450 मार्क्स का सिलेबस अपनी पसंद का उठाकर अलग कर लीजिए और 350 का अलग कर लीजिए। जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का 450 है उसमें से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि लगभग 60% मार्क्स आप अचीव करें, क्योंकि वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है। आपकी पसंद में तो आप 60% जो है वो अचीव करेंगे ही करेंगे, स्कोर करेंगे ही करेंगे, इसमें बड़ी बात भी नहीं। केवल फर्स्ट डिवीजन, एग्जैक्ट फर्स्ट डिवीजन, तो आप देखेंगे कि वो 450 का जो 60% है वो 270 मार्क्स होता है। तो 270 मार्क्स आपके वहां आ गए, बचा 350। इस 350 में से आप केवल 40% मार्क्स स्कोर कर लीजिए। 40% अगर आप देखेंगे 350 का तो ये 140 होता है। 270 प्लस 140 410 मार्क्स है। अगर आपके 410 आउट ऑफ 800 आ गए तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत अच्छी में। मैं उदाहरण के लिए आपको बता सकता हूं कि 2016 का जो मेंस का रिजल्ट रहा उसमें जो रिटन में जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं, रिटन में जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए गए हैं वो मात्र 425 हैं आउट ऑफ 800। तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ जो है 53% है। और आप देखो आपने खूब सुपर, राजा, स्टैंडर्ड 1 वीक सीरीज पढ़ के अपने 55-56% तो ले आते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन वाली बात ही नहीं है, आप बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं। तो आप तो सिर्फ भरोसा खुद पर रखें और आगे बढ़ते जाएं। हाँ, मैंने जॉब के साथ प्रिपरेशन की थी, जैसा मैंने पूर्व में भी आपको बता दिया है। देखिए मेरी जो जॉब थी वो शिफ्ट की नौकरी थी, लाइक मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट जो शिफ्ट होती है, ABC जिनको हम कहते हैं। शिफ्ट की नौकरी में टाइम मैनेज करना कोचिंग के लिए थोड़ा आसान होता है, परंतु लाइफ जो है काफ़ी हेक्टिक हो जाती है कि 6 घंटे की 4 घंटे शुरू में, बाद में 6 घंटे की क्लासेस, 8 घंटे की जॉब, तो आप पूरी तरह एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसके बाद घर जाकर आपको कोई समय नहीं मिलता पढ़ने का, बड़ी मुश्किल से आप 1-2 घंटा निकाल पाएंगे अगर आप भी उसी श्रेणी में हैं तो मैं मेरा अगर आपको बताऊं तो 8 घंटे की जॉब और 6 घंटे की क्लासेस, ऐसा लगभग मेरे साथ जो है वो 3 से 4 महीने रहा है। और ये 4 महीने मेरी लाइफ के सबसे अच्छे भी थे और सबसे कठिन दौर भी था। मतलब
मैं जो है फिजिकली बहुत मेरी जो हेल्थ है वो काफ़ी डिग्रेड हो गई थी और जो है मतलब सिचुएशन बहुत टफ थी। ना खाने का टाइम सूट का जो है पूरा सही चल पाता था, पढ़ाई भी काफ़ी मुश्किल से मैं कर पाता था, नींद पूरी नहीं होती थी। परंतु जैसा मैंने बता दिया पहले, मेरे अंदर वो फ्लेम ज़िंदा थी, उज्ज्वला प्रज्वलित थी कि मुझे आरएएस बनना है। नकारात्मकता बहुत बार मेरे भी जो है दिमाग में आई होगी कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, डर मुझे भी बहुत बार लगा होगा, पर मैंने कभी भी उस डर को अपने आप पर हावी नहीं होने दिया। मैं यदि आपको इन टोटल कि यदि मैं आपको बताऊं कि क्लासेस का और घर जाकर अपना रिवीजन का टोटल मैं आपको बताऊं तो मैक्सिमम पढ़ाई मेरी 10 घंटे की रही होगी, जिसमें मैं क्लासेस का टाइम जोड़ रहा हूं। कभी भी मैं 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, और अगर मैं क्लासेस हटा दूं, सिर्फ मैंने घर पे ही पढ़ाई की है, तो कभी भी मैं 7 से 8 घंटे से ऊपर नहीं जा पाया। जब क्लासेस नहीं होती थी जिस दिन और मैं सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ता था, तो कभी भी मैं जो है वो 8 घंटे से ऊपर का टाइम मैंने मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये तो आपका अधिकतम है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लेते हैं तो फिर बहुत ही मुश्किल होता है उसके बाद में आपका दिमाग एक्टिवली काम करे, सभी डायरेक्शंस में एक्टिवली काम करे। मेरी जो 1 साल की प्रिपरेशन थी दैट वाज़ क्वाइट गुड, बहुत अच्छा सब कुछ था। शुरुआत में बहुत जो है वो धीमी गति से सब शुरू हुआ और धीरे-धीरे जो है वो एक पेस पकड़ लिया उस तैयारी ने। सिचुएशंस जो हैं वो खूब अनुकूल भी रही, कुछ समय प्रतिकूल भी रही, एडवर्स सिचुएशंस भी क्रिएट हुई, परंतु बस सब बाय गॉड्स ग्रेस एवरीथिंग वाज फाइन एंड स्मूथ एट द टाइम। तो चीज़ें सब बस होती रही, सही-सही सब चलता रहा। पर अब जो है मैं आपको बता दूं कि जब प्रीलिम्स का जब टाइम आया था, प्रीलिम्स से लगभग 15 दिन पहले ही, तो मैंने अपना पढ़ाई जो है रिवीजन बहुत कम कर दिया था। मैं बहुत कम पढ़ता था, 4 से 5 घंटे, 5 घंटे से ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ा प्रीलिम्स के टाइम पर, क्योंकि पहले मैं काफ़ी पढ़ चुका था और मुझे लगता था कि प्रीलिम्स अपना ईजिली स्कोर हो जाएगा। और मैंने 150 क्वेश्चंस इन टोटल आते हैं प्रीलिम्स में, अभी तक का जो पैटर्न है उसमें मैंने लगभग 105 से 110 के बीच में ही क्वेश्चंस कहीं अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से लगभग 95 के आसपास मेरे क्वेश्चंस जो है वो सही थे। तो लगभग आप देखेंगे कि मेरा जो रेशियो था वो बहुत सही था, मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे। आप ये भी देखते हैं कई बार आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, फिर आपके मन में आता है कि नेगेटिव मार्किंग के कारण ऐसा हो गया। पर मेरा जो अच्छा एनालिसिस है, मैंने खूब टाइम एनालिसिस किया है इस चीज़ पर कि नेगेटिव जो आप करते हैं, नेगेटिव मार्किंग कभी भी आपको धोखा नहीं देती। कि आप मान लीजिए अगर आपने 20 तुक्के लगाए हैं टोटल, 20 में से मैं अगर आपको ये बताऊं कि आपके सपोज 15 भी तुक्के गलत हुए और 5 भी सही हुए, तो आप उन 15 को जो है 1/3 आप कर देंगे, तो 5 और 5 नल, ज़ीरो है, यानी नुकसान नहीं दिया उन्होंने। तो वो सिर्फ हम कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग के कारण मैं रह गया, रह गई, परंतु ऐसा वास्तव में कभी होता नहीं है। एक बड़ा अच्छा सा सवाल आप पूछ रहे हैं कि करंट अफेयर्स का और इंटरव्यू में मेरे जो आज इंटरव्यू का कि भाई इंटरव्यू में क्या क्या हुआ था। देखिए, इंटरव्यू का दौर अभी आपसे बहुत दूर है। फ्यूचर का विजन रखना एक अच्छी बात है कि आप भविष्यवादी सोच रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप उस मुकाम पर भी सभी पहुंचेंगे, ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ, और आप सभी के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। परंतु वो बहुत दूर की बात है वर्तमान समय से, इसलिए बहुत ज़्यादा इन डिटेल हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पर थोड़ा मैं बता दूं कि मेरी हॉबी फुटबॉल खेलना मेरी हॉबी रही है। दूसरा, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का मैं एलुमनस हूँ। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में मैंने काम किया हुआ था, उस समय मैं काम कर रहा था, इन सर्विस था, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मैं रहा हूँ। तो ये ही सवाल मेरे से जो है वो अधिकतम पूछे गए। 6 अक्टूबर 2017 को अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप पहली बार भारत में हुआ था, और वो शुरू हुआ था 6 अक्टूबर से। तो उससे सवाल काफ़ी कुछ फुटबॉल से मुझे पूछे गए, बहुत सवाल पूछे गए, जो मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी। दूसरा, मुझे मेट्रो रेल से, इंडियन रेल से और बुलेट ट्रेन से संबंधित भी काफ़ी प्रश्न पूछे गए। इंजीनियरिंग से ज़्यादा मुझे सवाल इसलिए नहीं पूछे गए कि 2010 का मैं पास आउट था और 2017 में मेरा इंटरव्यू हुआ, तो लगभग 7 साल से ऊपर का समय व्यतीत हो चुका था। और जो है वो सैनिक स्कूल का, चूँकि मैं एलुमनस हूँ, तो सैनिक स्कूल अपने आप में एक डिफरेंट जो है वो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, नॉर्मल इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो उससे भी संबंधित काफ़ी सवाल मेरे से पूछे गए। तो इन जिस्ट यदि इन समरी में आपको बताऊं, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया से हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपकी हॉबी क्या है, आपने ग्रेजुएशन में किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, आप यदि किसी
सेक्टर में काम कर कर आ रहे हैं, तो किसी सर्विस में रहे हैं, तो उससे संबंधित ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो टोटली आपसे अपने आप से जुड़े होते हैं। आपसे अलग ऐसे कोई सवाल ऐसा नहीं पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स जो है वो अपने आप में एक बड़ा ब्रह्म प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, जिसका कोई ऐसा एब्सोल्यूट आंसर नहीं है। करंट अफेयर्स का अगर आप देखें तो आप कोई भी मैगजीन ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती है, आप किसी भी न्यूज़पेपर को जो आपके घर आ रहा है उसको आप पढ़ सकते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म को आप पढ़ सकते हैं। स्प्रिंग बोर्ड की जो ऐप है उस पर भी करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोस जो है अवेलेबल हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। स्प्रिंग बोर्ड की ऐप पर जो है वो काफ़ी कुछ टेक्स्ट भी प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी जो है PIB और PRS आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक तो प्रेस इंडियन ब्यूरो है, PIB, उस पर लेख आप पढ़ सकते हैं। उससे आपको 2 फायदे मिलेंगे, एक तो आपका करंट अफेयर्स इंप्रूव होगा और दूसरा आपकी लेखन शैली भी वहाँ से इंप्रूव होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में वहाँ मिलेगा। दूसरा है PRS, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो केवल इंग्लिश में ही आपको मिलेगा, वो भी आपको करंट अफेयर्स में और आपकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम करेगा। तो और दूसरा कि भाई जो है वो मूवीज़ वेब सीरीज़ देखिए आपने उस टाइम, ये सब टाइम या सबसे दूर रहे। देखिए मैं मूवीज़ का बहुत शौकीन रहा हूँ, मेरी नेचुरल हॉबी है हॉलीवुड मूवीज़ देखना, और तकरीबन 350 के करीब मैं अब तक मूवीज़ देख चुका हूँ पिछले जो है वो 11-12 सालों में। खूब मैंने मूवीज़ देखी हैं, पूरी सीरीज़ की सीरीज़ देखी हैं। और प्रीलिम्स का तो मुझे याद नहीं है, पर मेंस का मुझे अच्छे से याद है। सबसे पहले मेंस शेड्यूल था दिसंबर 2017 में, सॉरी दिसंबर 2016 में, उसके बाद पोस्टपोन्ड होकर हुआ जनवरी 2017 में, और फाइनली मेंस जो है वो कंडक्ट हुए मार्च 2017 में। तो मैंने अच्छी तैयारी मेरी हो चुकी थी दिसंबर 16 के अनुरूप, परंतु पोस्टपोन्ड होने के बाद जनवरी में हो गया, तो थोड़ी और मेहनत मैंने की, थोड़ी और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी। फिर जब मार्च में जैसे ही पोस्टपोन्ड हुआ, उस समय आप यकीन माने कि फरवरी का और जो पूरा पीरियड था मैंने खूब मूवीज़ देखी हैं, वेब सीरीज़ देखी हैं, परंतु वो मेरा तैयारी का दौर था, मैंने बहुत अच्छी तैयारी की थी। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा कुछ करें, आप इन चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि समय महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप खेलें, मूवी देखें, घूमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, परंतु आपकी तैयारी के लिए यदि समय कम पड़ रहा है तो फिर आप मूवीज़ में बेवजह अपना समय ख़राब ना करें। जॉब करते हुए तैयारी का थोड़ा जो है अपना टाइम टेबल शेयर करें। देखिए कभी भी जो है वो मेरा टाइम टेबल आपके काम नहीं आना है। मैंने क्या टाइम टेबल बनाया था, वो टाइम टेबल आपके काम इसलिए नहीं आना है क्योंकि वो मेरी अपनी परिस्थितियां थी सॉरी, मेरी अपनी परिस्थितियां थी और आपकी परिस्थितियां मेरी परिस्थितियों से बिल्कुल भिन्न है। आपकी और मेरी सिचुएशन सेम नहीं है, इसलिए आप अपना एक जो है वो टाइम टेबल बना लें। याद सिर्फ इतना रखना है कि आपको माइक्रो टाइम टेबल नहीं बनाना है, आपको मैक्रो टाइम टेबल बनाना है। बड़े स्तर पर आप बना लें कि मुझे अगले 2 महीने में जो है यहाँ के सब्जेक्ट सारे जो मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ उनका रिवीजन कर लेना है, साथ में मुझे थोड़ा सा ये और पढ़ना है। एक बात जो मैं आप सभी को स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूँगा, आपको मैं विशेष जो है वो फोकस करते हुए कहूँगा कि आप हमेशा एक हार्ड कॉपी प्रिंट जो है ना वो सिलेबस का, प्रीलिम्स का और मेंस का सदैव अपने साथ रखिएगा, और उस सिलेबस को हर 7 दिन बाद एक बार पूरा पढ़ते रहें। सिलेबस अगर आपको याद है प्रीलिम्स का और मेंस का तो आपको ये बहुत मदद करेगा एग्जाम के समय में। जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं प्रीलिम्स में MCQ, तब भी ये काम आता है और मेंस में तो ये काम आता ही आता है। अब अगेन आप सोचेंगे कि किस प्रकार काम आता है, तो आप जब इस चीज़ को खुद फॉलो करेंगे तो आपको महीने 2 महीने बाद एक खुद को ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार काम आता है। पेशेंस जो है दैट इज़ द की टू सक्सेस। धैर्य का होना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि आपके बहुत सारे प्रश्न तो समय के साथ में ही जो है वो समाप्त हो जाएंगे, आप खुद को बस थोड़ा समय दीजिए। मेरे मार्क्स जो हैं वो 409 रिटर्न में है और 74 मार्क्स जो हैं वो इंटरव्यू में है, 483 इन टोटल हैं, 493 फर्स्ट रैंकर के हैं। 10 मार्क्स इन टोटल में कम हूँ फर्स्ट रैंकर से 2016 बैच के। और अगर आप रिटर्न की बात करें तो 425 हाईएस्ट थे, फर्स्ट रैंकर के 423 हैं और मेरे 409 हैं। हालांकि ये आपके कोई काम नहीं आने वाला है, पर चूंकि आपने सवाल पूछा है तो मैंने उनका आपको बता दिया है। अगर आप जॉब में हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं और रिवीजन है, तो अब इतना कोई ज़्यादा समस्या नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस आप कभी भी ले सकते हैं जब भी आपका फ्री टाइम हो,
और ऑनलाइन क्लासेस जो हैं अपने आप में बहुत, उनका पेस जो है ऑफलाइन क्लास से काफ़ी स्लो रहता है। आप आराम से उन चीज़ों को जो है वो पढ़ सकते हैं। एक जो मैंने जॉब के साथ जो किया है कि आप क्या करें, अगर जो जॉब में है आप में से सिर्फ उन्हीं के लिए है कि आप एक शॉर्ट नोट टाइप बना लें। सपोज अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ तो आप फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रेसिडेंशियल पावर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको सिर्फ आर्टिकल लिख लें कि आर्टिकल 72, और उसको पढ़ लें 2-3 बार। बस उसका एक पेज पर वो जो है वो लिखकर और फोटो खींच के अपने मोबाइल में रख लें। जब भी आप ड्यूटी आवर्स में हैं तो आप एक बार उनको बस उस पेज को सामने निकालें मोबाइल की स्क्रीन पर और आप देखिए कि वो क्या है। आप उनको याद करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि लगभग 70 to 80% चूंकि आपने पढ़ा है तो आपको याद आ जाएंगे। कुछ अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं तो घर जाकर सबसे पहले उनको रिवाइज करना है। सिमिलरली जब आप पूरे दिन पढ़ लेते हैं और रात को आप एकदम भाई कि अब सोने जा रहे हैं, बस सोने वाले हैं, उससे पहले आप आंखें बंद करके और टोटल जो आपने दिन में पढ़ा है या रिवीजन किया है उसको एक बार फिर से रिवाइज करने का प्रयास करें। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको बहुत जल्दी याद आ जाएंगी, कुछ चीज़ें आप भूलेंगे। जैसे बोलते हैं वापस खड़े होइए, अपना रजिस्टर उठाइए जिसमें लिखा हुआ है या बुक जो आप रेफर कर रहे हैं उसको देखिए, उन चीज़ों को हाथों हाथ पढ़िए। आप अगर ये भी थ्योरी अपनाते हैं, ये भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहने लगेंगी। इकोनॉमिक सर्वे का यूज प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। इकोनॉमिक सर्वे दोनों में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स में भी काम आता है और मेंस में भी काम आता है।